Welcome to our channel Be Always Learner. In this video, we are talking about determination of motor rating. जैसे जैसे मोटर की जो ड्यूटीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं, वैसे वैसे उनकी मोटर रेटिंग का सिलेक्शन भी एक टिपिकल प्रॉब्लम बनता रहता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप की जो मोटर ड्यूटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं और कैसे टॉर्क और टेम्परेचर वेरिएशंस टेक प्लेस करता है। जब हम मोटर रेटिंग की बात करते हैं तो डिफरेंट ड्यूटीज़ के लिए डिफरेंट कैलकुलेशंस होंगी। तो इस वीडियो में हम इंटरमिटेंट लोड्स की बात करेंगे और कंटिन्यूस ड्यूटीज़ की बात करेंगे और सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम शॉर्ट ड्यूटीज़ की भी बात करेंगे। सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो डिटर्मिनेशन ऑफ मोटर ड्यूटी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कंटिन्यूस ड्यूटी की। कंटिन्यूस ड्यूटी की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जो कंटिन्यूस पावर डिमांड किसी भी लोड की होती है वो अनिश्चित होती है। तो हम मोटर की जो सिलेक्शन करते हैं वो नेक्स्ट हायर रेटिंग के लिए करते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल होती हैं। सो वो क्यों किया जाता है कि जो मोटर की स्पीड है वो लोड को मैच करे और जो उसकी टॉर्क है वो लोड को मैच करे, स्लाइटली हायर देन द रेटिंग। It is also necessary here to check whether the motor can fulfill the starting torque and can continuous run the drive. This kind of selection is also considered by using the steady state temperature rise, steady state torque also. So these kind of analysis can done for continuous duties. So I am just going to list down some of that. So what is the maximum demand? सबसे पहले अनिश्चित होती है, इसको निश्चित करना होता है कि क्या हमें डिमांड है वहाँ पर। सो कंटिन्यूस पावर डिमांड क्या है हमारी, राइट सबसे पहले तो ये असरटेन करना होता है। और जो हमारी कंटिन्यूस पावर डिमांड है इससे नेक्स्ट जो भी मार्केट में अगर कमर्शियली हमें रेटिंग अवेलेबल होगी तो नेक्स्ट रेटिंग वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड हायर। नेक्स्ट हायर रेटिंग सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। सो साइड बाय साइड हमें क्या देखना होता है कि वो स्पीड को भी फुलफिल करे, लोड स्पीड को, जो हमें लोड पे स्पीड चाहिए और लोड पे हमें जो टॉर्क चाहिए, इन दोनों को फुलफिल करे, राइट। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट अगर हम कंटिन्यूस ड्यूटीज की बात करते हैं तो। सेकेंड जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट इज इंटरमिटेंट लोड। इंटरमिटेंट लोड्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। अब इंटरमिटेंट लोड में हमें क्या क्या चाहिए होता है, इक्विवेलेंट करंट चाहिए, इक्विवेलेंट टॉर्क चाहिए एंड बिकॉज वो फ्लक्चुएटिंग होता है तो हमें पावर भी कैलकुलेट करनी है वहाँ पर। सो इस तरह की जो ड्यूटीज़ की हम बात करते हैं, इंटरमिटेंट ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो जो भी हमें इंटरमिटेंट ड्यूटीज़ के बारे में कंसेप्ट पढ़ा था वो हर जगह हमारी यूज़ होगी। Like intermittent periodic duty, intermittent periodic duty with starting, and also the intermittent periodic duty with starting in the braking, and continuous duty with intermittent periodic loading, continuous duty with starting in the braking, and continuous duty with periodic speed change. So these are the intermittent duties we can determine for all these duties, right. So
It is based upon the actual variable motor current that can be replaced by the equivalent current IEQ, which actually produces the same losses, जो कि रीजन बनता है टेम्परेचर इंक्रीज का, राइट. सो यहां तक आई थिंक यू आर गेटिंग इट. किसी भी मोटर के लॉस की अगर हम बात करें कि अगर P1 किसी मोटर में लॉस होता है, सो दैट इज गोइंग टू कंटेन टू काइंड ऑफ लॉसेस. अनदर इज कांस्टेंट लॉड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट, जिसमें कि आपका कोर लॉस और फ्रिक्शन लॉस होता है, और दूसरा कंपोनेंट होता है द कॉपर लॉस, राइट. सो one is due to the constant losses, this is due to I square R losses, that is depending upon, that is I should write here, that is depending upon load, right. और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस. we can write short in this way, and this is constant loss because there are constant losses like iron loss or friction losses, right. So इस तरह के losses इसमें include होते हैं. So let us further discuss this topic. So इस तरह के जो fluctuations होते हैं किसी भी लोड में, इंटरमिटेंट लोड के कारण, इसमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट हो सकता है. सो लेट अस हैव द n नंबर ऑफ करंट्स आर देयर, I1, I2 and IN. So there are n number of currents, and for respective durations, for T1 current, I1 current for T1 time, I2 current for T2 time, and this is for Tn time. So this time of वेरिएशन में बी डिफाइंड लाइक दिस. अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना हमारे पास कांस्टेंट लॉस होता है और कितना I स्क्वायर R लॉसेज होता है, और यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट करंट लिया था, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. सो अगर हम T1 टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास कॉपर लॉस होता है PC, और वहाँ पर I1 करंट था तो I1 स्क्वायर R एंड मल्टीप्लाइड बाय T1. इन द सेम वे PC plus I2 square R for T2 time. So इस तरह से हम कंप्लीट लॉस को देख पाएंगे यहाँ पर PC, क्योंकि ये तो कांस्टेंट लॉस है, तो दैट रिमेन्स PC फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ करंट, और यहाँ पर Tn आने वाला है. एंड हम लॉस निकाल रहे हैं, सो वी हैव टू टेक द टाइम एज अ डिनोमिनेटर टर्म, T1 plus T2 and so on up to Tn, total time taken. So ये हमारे पास एक लॉस की टर्म बनेगी, और इसको हम फर्दर रिप्रेजेंट कर पाएंगे. I have to change the pen also. So that is PC plus I equivalent square R. ये जो करंट है इसको हम, जो हमारे पास PC है, PC को अलग कर लेते हैं. So PC for T1 time, PC for T2 time, and so on PC for Tn time, right. And we can also divide this term by T1 plus T2 plus till Tn. So इस तरह से हमने कांस्टेंट करंट को अलग कर लिया है, and plus we can also have I1 square for T1 time, I2 square for T2 time, and so on. We can have In square for Tn time, and we can have the common as a resistance, and that complete is divided by T1, T2 and so on till Tn, right.
सो अब जो हमारे पास करंट जनरेशन हो रहा है यहाँ पर, अगर हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें यहाँ पर, सो करंट जो जनरेट हो रहा है, सो लेट अस डिस्कस इट ग्राफिकली, कि हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है, तो वी आर हैविंग टाइम हेयर और वी आर हैविंग करंट हेयर, राइट, एंड आई शुड चेंज द कलर अगेन। सो यहाँ पर हमारे पास जो करंट जनरेट हो रहा है वो से सपोज I1 हो रहा है, एंड फॉर अनदर ड्यूरेशन वी आर हैविंग अनदर हायर करंट ऑल्सो, because we are talking about intermittent loads, so that is having different load capacity at different time, right. so फिर हमारे पास कुछ रेस्ट पीरियड भी आने वाला है और फिर हम इसको ऐसे कैरी ऑन करके चल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो दैट कैन बी कैरी ऑन लाइक दिस, राइट। सो यहाँ पर अगर हम नोशंस की बात करें, सो we can also have the notations here. So for this period, for this period, for this period, for this period, and so on and so forth. So we are having the representation as यहाँ पर T1 time we can assume, यहाँ पर T2 time we can assume, यहाँ पर T3 time and T4 time and so on till Tn we can discuss it. This is the current I1, this is the current I2, this is the current I3 and this is the current I4. इस तरह से हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. At the end we are having the IN current, right? In the same way we can understand it. और जो हमारे पास अब इक्विवेलेंट करंट हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसको अब अगर हम कंपेयर करें, सो दिस इज इक्वल टू PC, दिस पोर्शन इज इक्वल टू PC. नाउ दिस I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस, अगर हम कंपेयर करते हैं, दिस R स्क्वायर एंड दिस R स्क्वायर कैंसल आउट एंड वी आर लैंडेड विद I इक्विवेलेंट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू I1 स्क्वायर T1 प्लस I2 स्क्वायर T2 and plus IN square Tn, divide the complete term by T1 by T2 and so on till Tn and bracket close. So we can write this one like this, right? So now this is square term, so we can just erase this square and we can have the square root on this side, right? So this is the determination of this equivalent current, here like this. So अगर हम बात करते हैं कि करंट स्मूथली वेरी हो रहा है, for over a period current is smoothly varying and continuously varying. So in that case I can just draw with the black line that current is like varying like this for continuous variation in the current. So in that case how we can have I equivalent, that is square root of 1 by t, फिर इंटीग्रेशन हम लेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का विद रिस्पेक्ट टू dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, राइट. सो दिस इंटीग्रेशन represents the area between the I square versus time curve and the time axis duration from 0 to t. So that's how we can read it, right? So जो ऊपर हमने जो भी एनालिसिस किया, इसमें हमने ये एज्यूम किया कि हीटिंग एंड कूलिंग
conditions are same. Conditions are same. So if the motor is running at a constant speed, पूरे ऑपरेशंस में अगर कांस्टेंट स्पीड पे मोटर रन कर रही है तो हीटिंग कंडीशन और कूलिंग कंडीशन कांस्टेंट है हमारे पास, वो रिमेन सेम है. अगर स्पीड वेरीज होती है तो जो कांस्टेंट लोड हैं, लॉसेस हैं, जो कांस्टेंट लॉसेस हैं, दैट मार्जिनली चेंज. हाउएवर अगर हम फोर्स्ड वेंटिलेशन का यहां पर यूज करते हैं तो उस केस में भी हीटिंग और कूलिंग कंडीशन सेम रहेगी, बिकॉज दैट इज फ्लो ऑफ द एयर इज गोइंग टू बी द सेम, और without losing the accuracy we can say that. अगर हम थर्ड फंडामेंटल की बात यहां पर बात करते हैं, सेल्फ वेंटिलेटिंग मशीन की बात करते हैं, तो कूलिंग कंडीशन लो स्पीड पे पुअर होगी और हायर स्पीड पे ज्यादा होगी. सो हमने यहां पर कूलिंग कंडीशन की बात करी, एक तो एयर फोर्स कूलिंग की बात करी हमने कि एक्सटर्नल फोर्स से एयर अंदर जा रही है तो उस पर तो सेम रहेगी. दूसरी कूलिंग की बात करी हमने सेल्फ कूलिंग की, राइट, सेल्फ वेंटिलेशन कूलिंग की हमने बात की. तो जब लो स्पीड होगी देन देयर इज ए पुअर कूलिंग, व्हेन देयर इज ए हायर स्पीड तो कूलिंग एफिशिएंट होगी. सो देयर इज ए लिटिल बिट वेरिएशन ऑफ दिस एनालिसिस. सो यहां तक हमने इसका अंडरस्टैंड किया. फर्दर जो हमने यहां पे आई इक्विवेलेंट अंडरस्टैंड किया, यहां पर डिटरमाइन किया, वो हमने डिटरमाइन कर लिया है. जब हम मोटर का सिलेक्शन करते हैं तो इससे नेक्स्ट हायर रेटिंग लेते हैं कमर्शियली जो भी अवेलेबल होगी, जिससे कि हम उसकी जो प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी है उस चैलेंज को काउंटर कर पाए हम उसको. सो अगर हम यहां पर डीसी मोटर की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डीसी मोटर, द मोटर कैन बी अलाउड टू कैरी लार्जर देन द रेटेड करंट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन. इस टाइप की जो से है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टाइम ओवरलोड कैपेसिटी, कि शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जो आपकी डीसी मोटर होती है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए ओवरलोड हो सकती है, राइट. सो कोई भी एक डीसी मोटर है अगर वो नॉर्मली डिजाइन है तो डबल टाइम ऑफ द रेटेड करंट कैरी कर सकती है, बिकॉज ऑफ हायर करंट स्पार्क्स बिटवीन द ब्रशेस एंड द कम्यूटेटर अनएक्सेप्टेबल रेंज में पहुंच जाएंगे तो केवल डबल ऑफ द रेटेड एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज हम उससे ज्यादा आगे जाते हैं तो स्पार्किंग बढ़ जाती है उस पॉइंट पर. सो लेट द लैम्डा रेशियो इज डिफाइंड बाय द I max maximum current divide by I rated. So the maximum value of the current is I max and rated current is denoted by I rated. So अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस केस में मोटर की जो रेटिंग होगी वो कैलकुलेट करेंगे कि I rated is greater than and equal to I max डिवाइड बाय लैम्डा. अब इसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं इंडक्शन मोटर में. अब अगर इंडक्शन मोटर में इसको अंडरस्टैंड करते हैं, सो इंडक्शन एंड सिंक्रोनस मोटर में इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. सो इन केस ऑफ इंडक्शन एंड सिंक्रोनस मोटर, फॉर स्टेबल operation, maximum load torque should be well within the breakdown torque. If the motor rating
is selected based on this continuous and short intermittent duty analysis, then this violates these constraints. The motor rating is selected to satisfy the breakdown torque constraints. अब वो कंस्ट्रेंट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडक्शन मोटर का जो नॉर्मली हम डिजाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ ब्रेक डाउन टॉर्क एंड द रेटेड टॉर्क, रेशियो ऑफ द ब्रेक डाउन टॉर्क एंड द रेटेड टॉर्क varies from 1.65 to 3. For a synchronous motor, this is for induction motor, and for synchronous motor this varies from 2 to 2.25 for synchronous motor, right. So the rated torque is selected by the equation that T rated torque is greater than and equal to T max divided by lambda dash. So when the load has high torque pulses, the selection of the motor rating based on this will be too large, and the load equalization comes into the picture by mounting the flywheel on the motor, जो कि हम प्रीवियस जो वीडियोस थे लोड इक्वलाइजेशन का वो हमने रिकॉर्ड किया था, तो वहाँ पे दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड. सो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके इक्विवेलेंट टॉर्क की और पावर की. सो इक्विवेलेंट करंट मेथड assume there is a constant losses are there, right. To remain constant for all operating conditions, ये हमने assume किया था अभी. This method should carefully be employed when these losses varies. जब ये losses vary होंगे तो इस method को बड़ा cautiously हमें implement करना पड़ेगा, because इससे heat generate होने वाली है which is going to create a problem. So it is also not applicable to the motor with frequency dependent parameter of equivalent circuit. जैसे आपका डीप बार मोटर होता है, डबल स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर होता है, द मोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस वेरी वाइडली ड्यूरिंग द स्टार्टिंग एंड द ब्रेकिंग. सो ये वाला मेथड इनएक्सेप्टेबल है वहां पर. सो व्हेन द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, for example in the DC separately excited motor, so we can calculate the equivalent torque in the same manner जो हमने करंट के केस में किया था. in the same manner we can have the square root then T1 square for T1 time plus T2 square for T2 time and so on Tn square for small tn time, and T1 time, T2 time and so on Tn time, right. So this is the calculation of equivalent torque. जब मोटर ऑपरेट होगी फिक्स स्पीड के लिए, its power will be directly proportional to the torque, so we can also calculate the equivalent power also, that is P1 square T1, P2 square T2 and so on Pn square Tn, the complete term divided by the total time, that is T1, T2 and Tn. So the square root of that, right. So यहाँ से हम इक्विवेलेंट पावर निकाल सकते हैं और यहाँ से हम इक्विवेलेंट टॉर्क निकाल सकते हैं. किस केस में? जब फिक्स स्पीड पे हम मोटर को रन कर रहे हैं, बिकॉज टॉर्क कांस्टेंट होगी, राइट. सो वहाँ से हम इसको पावर भी कैलकुलेट कर पाएंगे. सो होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा. दिस इज
complete analysis for the continuous duties and the intermittent load also. So hope you like the video. Please subscribe the channel.